May I come in? Yes, Karan. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Absolutely. Thank you, sir. Okay, introduce yourself without revealing your identity. सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की है। उसके पश्चात मैंने अपनी 10th मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवगन सिरोही से की है। इसके पश्चात अपनी सीनियर्स मैंने सेंट पॉल स्कूल पाली से, अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से की है और उसके पश्चात मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। यस सर। ठीक है। राजस्थान की जो भौगोलिक परिदृश्य है, इसकी खूबियाँ क्या क्या हैं? सर एक तो अरावली है जो इसको 3/5 और 2/5 की में डिवाइड करता है। इसका वेस्टर्न पोर्शन है वो थार डेजर्ट है और अरिड सिचुएशन है, जबकि ईस्टर्न है वो प्लेन एरिया है। इसका सदर्न एरिया है वो अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक्स है वहीं मिलती है और फॉरेस्टेड और माउंटेनस एरिया है। भौगोलिक खूबियाँ और भौगोलिक विशेषता, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर आपको ऐसे पूछा जाए भौगोलिक खूबियाँ बताएं तो क्या उत्तर होना चाहिए, और भौगोलिक विशेषताएं बताएं तो क्या उत्तर होना चाहिए? सर खूबियों में ऐसी चीज़ बताई जा सकती है जो कहीं और ना हो। फॉर एग्जांपल सर थार डेजर्ट पूरे इंडिया में सर राजस्थान में है। यस सर। और राजस्थान की जियोग्राफिकल बहुत है ऐसी खूबियाँ जो यूनिक बनाती है इसको। इसके अलावा सर यहाँ पे इंटरनल ड्रेनेज की वजह से साल्ट लेक्स है, काफ़ी सॉल्ट वाटर लेक्स है सर, काफ़ी है। ओके, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स से बैचलर हैं जी सर। और पीजी भी आपने इकोनॉमिक्स में किया है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था की आप देख रहे हैं कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रशंसा कर रही है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें एनुअल हमारी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में उन्होंने फोरकास्टिंग की है। तो वर्तमान समय में ऐसी कौन कौन सी 5 बड़ी चीज़ें आप हमारी इकोनॉमी के लिए देख रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव साबित होंगी? सर एक तो जो ये आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है, इसके तहत इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पोर्टेंट कड़ी के रूप में स्थापित करना है। सर ये मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ साबित होगी। इसके अलावा सर कई स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो चलाई जा रही है सर। वो भी सर फ्यूचर में मुझे लगता है कि सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एजुकेशन के लिए सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई गई है जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर दिया गया है। इसके अलावा सर हेल्थ में इस बार आयुष्मान भारत स्कीम है जो कि हमारी सोशल सेक्टर है और ये ह्यूमन सेक्टर है उसको डेवलपमेंट के लिए है। इसके अलावा सर कृषि पे और इंडस्ट्रीज पे भी जोर दिया गया है। तो सर ये मुख्य चीज़ें हैं सर। ओके, 2015 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया था, 6 साल हो गए ग्रेजुएट हुए। क्या कर रहे हैं आप अभी तक? सर 2017 में मैंने पीजी किया था। एट द टाइम आई वाज 21, तो मैं एलिजिबल नहीं था। उसके पश्चात सर मैंने आरएस का भी एग्ज़ाम दिया और यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया सर। ओके, ठीक है। मान लीजिए आप किसी जिले के आरपीएस बनाए जाते हैं, डीवाईएसपी की पोस्ट आपको मिलती है और आपके क्षेत्र में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन अपराधियों का पूरा पता चल जाता है और उनके खिलाफ एविडेंस भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ जैसे कार्रवाई करने का विधि प्रारंभ करते हैं तो आपके सीनियर्स आपको मना करते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल इनका नेक्सस बहुत तगड़ा है और इनके ऊपर बहुत बड़े नेताओं का हाथ है, अतः इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, अन्यथा आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सर बीइंग डिप्टी एसपी सर मेरा सबसे पहला एम यही होगा कि मैं रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करूं, और चूंकि मुझे उनके लिए एविडेंस मिल चुके हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाऊं उनके खिलाफ और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करके जो आगे की प्रक्रिया है वो करूं। लेकिन आपके ही एसपी ने ऐसा ना करने के लिए आपको कहा है, दबाव डाला जा रहा है आप पे? सर यदि सर डेफिनेटली सर एसपी मेरे सीनियर है तो उनकी बात को मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन इस केस में ये अनफेयर डिमांड है तो मैं प्रोबेबली सर इसको नहीं मानूंगा और जो रूल ऑफ लॉ या कोर्ट्स ऑफ लॉ है। और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है, ये भी उन्होंने बताया है, उसके लिए क्या करेंगे आप? सर मैं इंश्योर करूंगा कि सर उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम कर सकूँ, लेकिन सर मेरा प्राइम मोटिव रहेगा कि मैं रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करूँ। ओके, चलिए ठीक है। अभी हमारे देश में किन किन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं? सर 5 राज्यों में है सर, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल एंड असम।
ओके, इनमें राज्य कौन सा नहीं है? सर पुडुचेरी। क्या है पुडुचेरी? सर यूनियन टेरिटरी है सर। कहाँ कहाँ पे है भारत में? ये एक जगह ही है या अलग अलग जगह है? सर ये 3 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। ओके, जरा बताइए कौन कौन सी जगह, क्या क्या पार्ट है इसका? सर यनम है आंध्र प्रदेश में। सर एक्चुअली मैं एग्जैक्ट नहीं सर, मुझे चारों नाम याद है सर, यनम, माहे, पुडुचेरी और कराईकल। ओके, किसके स्वामित्व में था ये पहले पुडुचेरी? सर ये फ्रेंच एम्पायर। कब इसको भारत में मिलाया गया? सर मैं एग्जैक्ट ईयर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, आपके व्यक्तित्व की 5 अच्छी चीजें कौन सी है जो प्रशासन के लिए अनुकूल रहेगी? सर मैं एक क्विक लर्नर हूँ सर, मैं चीज़ें जल्दी सीखता हूँ। सर इसके अलावा सर मैं आई एम ऑनेस्ट, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, ट्रस्टवर्दी हूँ और डिसिप्लिन भी हूँ सर। ओके, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें नैतिकता का बहुत ह्रास हुआ है। जी सर। आए दिन ऐसी अखबारों में हम पढ़ते हैं कि रिश्वत लेते पाए जा रहे हैं, नोट जला रहे हैं रिश्वत के। कई तो ऐसे भी केस हुए हैं कि सीएम के साथ मीटिंग चल रही है, उसी में रिश्वत की बात चल रही है। कुछ एसपी और डीवाईएसपी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसी तरह महिलाओं के साथ अभद्रता के भी हाल ही में आरोप लगे हैं पुलिस प्रशासन पे। तो इन प्रशासनिक अधिकारियों के नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है, इसके क्या कारण हैं? सर एक तो सर जो कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसी बढ़ी है लोगों में, सर ये एक मुख्य कारण है। इसके अलावा सर लोगों में कानून का भय कम है, जो ऑफिसर्स हैं। और इसके अलावा सर जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन के बीच में जो नेक्सस है, साठगांठ है, इसकी वजह से भी उन्हें सह दी जाती है और वो इतना इस हद तक ये कार्य, इलीगल कार्य है, वो उनको अंजाम देते हैं। और इसके अलावा सर मुझे लगता है कि लोगों में सर कानूनी जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से यदि कोई ऐसा एक्टिविटीज़ भी होती है तो उन्हें वो केस फाइल करने में उन्हें जानकारी नहीं है या उनमें डर है। तो सर ये देख पा रहा हूँ सर। ओके, कल के अखबार में ये था कि भारत सरकार ने विदेशी कंपनी और घरेलू कंपनियों को ये कहा है कि अगर वे हमारे देश के अंदर सेमीकंडक्टर और चिप्स बनाती हैं तो उनको बहुत बड़ा केस डायरेक्ट दिया जाएगा। तो कौन सी योजना प्रारंभ हुई है जिसके तहत ये दिया जा रहा है? सर भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इसके तहत सर उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सर, उसके अंतर्गत। तो क्या है ये पीएलआई स्कीम? सर पीएलआई के अंतर्गत में आपकी प्रोडक्शन के हिसाब से आपको रिबेट्स और सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ओके, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री से भी पढ़े लिखे हैं, 12वीं तक आपके ये सब्जेक्ट रहे हैं। आजकल हमारे देश के अंदर साइंस और मैथ के प्रति युवाओं का रुझान अचानक से बढ़ गया है। जी सर। तो इसके क्या कारण देखते हैं? दूसरी ये भी है कि युवा 12वीं और कॉलेज तक तो ये लेते हैं, बीटेक करते हैं और उसके बाद में या तो वो विदेश से ले जाते हैं या आजकल प्रशासनिक सेवाओं की और उनका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। तो क्या इससे हमारे देश को कोई नुकसान हो रहा है? सर जहाँ तक पहले क्वेश्चन की बात है कि सर करंटली गवर्नमेंट है वो भी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोगों को एनकरेज कर रही है और इसके लिए सर इन सब्जेक्ट्स के लिए रुझान काफ़ी बड़ा है। और सर बीटेक इसलिए है ताकि एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे देखा जाता है। किंतु उसके पश्चात सर जहाँ तक ब्रेन ड्रेन की बात है तो सर यहाँ पे ऐसा है कि उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जिससे वो अपनी जो टैलेंट है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। सर यहाँ पे फंडिंग की सर अभी समस्या है सर। सरकार ने कई स्टेप्स लिए हैं लेकिन अभी भी उसमें सर और प्रयास किए जा सकते हैं और लैब्स की कमी है और सर रिसर्च एज सच को थोड़ा और बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे कि ब्रांड इनकम हो। ओके, सिद्धार्थ, आपके बायोडाटा में मुझे एक पलायनवाद दिखाई दे रहा है। आपने सीबीएसई 12th क्लास अच्छे नंबरों से साइंस से किया, फिर आप आर्ट्स में आपने पलायन किया, क्यों? सर इनिशियली मैं अपना करियर आर्म फोर्सेस में बनाना चाहता था लेकिन फॉर सम रीज़न मैं इसको अचीव नहीं कर पाया। देन मुझे लगा कि सर एडमिनिस्ट्रेशन भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है
और इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लूँगा तो मुझे ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और इसके अलावा ऐसा सर मुझे इन सब्जेक्ट्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जितना कि मुझे प्रेरित कर सके कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊँ, इसलिए सर मैंने साइंस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था आपका? ये सर। ओके, चलिए आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ये सर। क्या आप मुझे बता सकते हो एसडीएम और पटवारी ये सर। का जो चैनल है इसमें बीच बीच में कौन कौन अधिकारी आते हैं? सर एसडीएम के नीचे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है उसके नीचे, उसके गिरदावर और कानूनगो है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है और फिर पटवारी है सर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो तहसीलदार है जी सर। इसमें कितनी सीटें ऐसी हैं जो डायरेक्ट भरी जाती हैं, कितनी ऐसी हैं जो प्रमोशन से भरी जाती हैं? सर एग्जैक्ट रेशियो सर मुझे जानकारी नहीं है। ये करेंगे। अच्छा, इस सवाल को ऐसे पूछ लूँ तो कि क्या तहसीलदार को डायरेक्ट लिया जाता है? सर पहले सर्विसेज में सर 5 साल के लिए उन्हें नायब तहसीलदार पे अपॉइंट किया जाता है, उसके पश्चात प्रमोशन होकर तहसीलदार। ओके, अच्छा एक बात और बताएं मुझे कि आप नागौर से हैं और इकोनॉमिक्स में आपने टूरिज़्म पढ़ा ही होगा, तो क्या नागौर के टूरिज़्म पे आप कुछ बात कर सकते हैं जो नागौर के वर्तमान जो स्थिति है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके? जी सर नागौर में सर रिलीजियस टूरिज़्म की काफ़ी संभावनाएं हैं सर। वहाँ पे तारकिन की दरगाह है जो पूरे इंडिया में फेमस है। इसके अलावा बड़े पीर की दरगाह है, कादर संप्रदाय की पूरे भारत में एकमात्र दरगाह वहीं है सर। इसके अलावा कई प्रकार के पशु मेले वहाँ लगते हैं सर। रामस्नेही संप्रदाय की एक पीठ है, वही भी नागौर में स्थित है। तो सर रिलीजियस टूरिज्म में काफ़ी स्कोप है सर। ओके, आपने ये पशु मेलों की बात की, एक आधा का उल्लेख कर सकते हैं? सर तेजाजी का पशु मेला सर फेमस है पर्वतसर में। ओके, लेकिन तेजाजी को नागौर जिले का तो देवता नहीं मानते हैं, किस जिले का देवता मानते हैं उनको? सर उन्हें अजमेर जिले का देवता माना जाता है। क्यों? सर उन्होंने अपना उनकी मृत्यु और जहाँ उन्हें सांप ने काटा था सहदरिया जगह, और जहाँ उनकी मृत्यु हुई सर वो दोनों ही अजमेर में स्थित है, इसीलिए सर। ओके, अच्छा ये बताएं कि पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स पढ़े होंगे आपने, इंडियन थिंकर में किसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? सर श्री अरबिंदो ने सर। ओके, क्या इनका बैकग्राउंड जानते हैं आप, कौन थे ये? मतलब सर मैं एक्चुअली पॉलिटिकल बैकग्राउंड साइंस में आपने फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़ा होगा, यस सर। तो क्या वहाँ से कोई रिलेशन है इनका महर्षि अरविंद का? सर इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसके पश्चात उन्होंने 1909 में सर उन्होंने राजनीति को त्याग दी थी और वो फिर बाद में फिलोसोफर बन गए थे। राजनीति को त्याग कर ये साधु बन गए थे या कुछ और हुआ था इनके साथ? सर मैं एग्जैक्ट सर इसके बारे में मुझे जानकारी। अभी आपने ये कहा है कि महर्षि अरविंद का दर्शन आपको पसंद है, इसलिए महर्षि अरविंद के बारे में बात तो बनती है थोड़ी बहुत। अच्छा, एक गरम दल और नरम दल का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? इनमें स्प्लिट कब हुआ था? सर 1907 में। वेरी गुड। तो इसमें आप बता पाएंगे क्या कि नरम दल का नेता कौन था और गरम दल का नेता कौन था? एक नेता मतलब जो जिनको नरम दल का नेता भी हम कहेंगे, ये सब नरम दल के चीफ थे और गरम दल के ये चीफ थे। सर नरम दल के दादा भाई नौरोजी और गरम दल के बाल गंगाधर तिलक। ओके, अच्छा आपने किसी अरविंद घोष का नाम सुना है? इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं? जी सर। अरविंद घोष की क्या उपलब्धियां रही हैं? क्रांतिकारी थे ये, एक नाम सुना है आपने इनका? सर नाम सुना है लेकिन मैं अभी रिकॉर्ड ज़्यादा आपको जानकारी नहीं इनके बारे में। चलिए उसी पर आते हैं, महर्षि अरविंद के दर्शन में क्या खास बात आपको अच्छी लगी? सर उन्होंने सर स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि इंडिया की डेस्टिनी है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरेगा और जो यूनिवर्सल स्पिरिट है वो इंडिया के साथ में है। तो आपको लगता है कि क्या उनकी बात सही साबित हुई? सर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये उस समय सर जो फाइटर्स थे, जो सेनानी थे, उनको और भारत की आम जनता है उनको मोटिवेट करने के लिए सर ये बात कही गई थी। ओके, आपने गांधी जी का नाम नहीं लिया। मुझे उम्मीद थी कि आप शायद जब इंडियन फिलोसोफर्स की बात आएगी तो आप गांधी जी का नाम लेंगे, क्यों नहीं लिया आपने? गांधी जी की फिलोसफी आपको कहाँ डिफर लगी या क्यों कम पसंद है आपको महर्षि अरविंद से? सर गांधी जी की तो मुझे लगता है सर सभी बातें पसंद है, उसको एक किसी कैटेगरी में उन्हें सर डालना उचित नहीं होगा। उन्होंने विभिन्न इकोनॉमिक और सोशल प्रिंसिपल्स भी दिए, तो सर इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। ओके, तो देखो गांधी जी ने आर्थिक गतिविधियों पर भी लिखा है, क्या क्या थॉट था उनका इस मामले में? सर वो सर मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे
उन्होंने विलेज लाइट डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी। इसके अलावा से उनका ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल था, उन्होंने उसकी अवधारणा दी थी। गुड। तो क्या कारण है कि वो ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, इनके खिलाफ थे? सर उन्हें लगता था कि सर वो मास प्रोडक्शन में बिलीव नहीं करते थे, प्रोडक्शन बाय मासेस बिलीव करते थे। उनके हिसाब से जो मशीनरीज हैं ये सर अहिंसा का ही एक रूप है, हिंसा का एक रूप है। तो इसको वो इसीलिए सर वो उन्हें पसंद नहीं करते। क्या आपको कोई ऐसा देश याद आता है जहाँ पर प्रोडक्शन बाय मासेस के थ्रू उसने डेवलपमेंट किया हो? सर इनिशियल डेवलपमेंट प्रोडक्शन बाय मासेस हुआ था सर, रशिया में हुआ था सर, चाइना में हुआ था। बाद में सर उन्होंने भी मॉडर्नाइज किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया सर। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के चेले कह लीजिए, उनके अनुयायी कह लीजिए, साथी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने तो उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जो ये फिलॉसफी थी ये शायद उचित नहीं होगी। सर ऐसा कहा जाता है कि वो गांधी जी थोड़े आइडियलिस्ट थे और नेहरू जी का ये विचार था कि अगर इंडिया को ग्रोथ करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक तरीका है, और इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया। या हो सकता है उनके पास में किसी देश का रोल मॉडल हो। ये सर वो रशिया से इंस्पायर्ड थे सर। ओके। अच्छा, महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप आपने कहा, क्या मतलब है इसका? सर उन्होंने कहा कि जो भी इंडस्ट्रीज या हैं उनको उतनी ही कैपिटल उनके पास रखनी है जो उनके बिजनेस को चलाने के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए काफ़ी है, और बाकी बची हुई कैपिटल को उन्हें समाज सेवा में लगाना चाहिए। ओके। हम लोग अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो राजस्थान में आप बता पाएंगे क्या कि ये जो मानवाधिकार आयोग है इसका क्या रोल है? सर अधिकार आयोग का मुख्य रोल ये है कि ये इंश्योर करना कि कहीं भी ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट नहीं हो रहे, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ लिए वो रिपोर्ट बना के रिकमेंडेटरी रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं, रिकमेंडरी एक्शन भी प्रिपेयर करते हैं। तो ये दंड नहीं दे सकते क्या? नहीं सर, इनके पास दंड का अधिकार नहीं है सर। ओके। वर्तमान सूचना आयुक्त ध्यान कौन है? सर यस सर, श्री DB गुप्ता है सर। ओके। तो ये जो सूचना आयोग है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस चीज़ को लेकर हुआ? सर RTI एक्ट के तहत हुआ है। क्या थीम थी उसके पीछे, कुछ आइडिया है? सर राइट टू इन्फॉर्मेशन सर एक राइट बेस्ड अप्रोच थी जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ओके। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये हमारे किसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है क्या, किसी अधिकार से? सर ये इसको सर एज सच एक्सप्लिसिट इसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसको आर्टिकल 21 से जोड़ा जा सकता है सर। कहीं 19 तो नहीं है? सर अभिव्यक्ति वाला तो नहीं है कहीं? यस सर, थैंक यू सर, आर्टिकल 19 सर। ओके। क्या आप मुझे नागौर की कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं? सर नागौर में से लोहारपुर गांव की लोहे के औजार फेमस है। सर टांकला गांव की दरिया फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं शायद आप। मोजड़ियों के बारे में सुना है? यस सर। जूतियाँ? यस सर। क्या है, क्या फेमस वहाँ पे नागौर में? सर मोजड़िया सर भीनमाल की फेमस है, नागौर में सर मुझे जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है मैम। Thank you, sir. Okay, what is Eastern Rajasthan Canal Project? मैम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के थ्रू जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान के जो रिवर्स है उनके सरप्लस वाटर को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ट्रांसफ़र करना है सर। ये मैम ये 37,000 का एक प्रोजेक्ट है। कौन कौन से इसमें एरियाज कवर होते हैं? मैम पूर्व के मैम 13 जिले इसमें कवर होते हैं। चलिए ठीक है। आप वॉर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं? जी तो क्या आप वॉर पसंद करते हैं? नो मैम। तो फिर आप वॉर मूवीज़ क्यों देखते हैं? मैम वॉर मूवीज से जो मुझे मैसेज मिलता है, करेज, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, इनसे ये मुझे इंस्पायर करता है। चलिए, राजस्थान की किसी वॉर मूवी के बारे में बता सकते हैं? मैम राजस्थान में बॉर्डर मैम फिल्माई गई थी, वो राजस्थान में थी, और वो उनका एक्चुअल इवेंट था वो भी राजस्थान में हुआ था। अच्छा, अभी रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए थे। जी सर। तो अभी कौन सी एक्ट्रेस है जिसको फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एंड बेस्ट एक्टर का? मैम बेस्ट एक्ट्रेस में तापसी पन्नू को मैम मिला थप्पड़ मूवी के लिए। एंड एक्टर? आई एम सॉरी मैम, मुझे याद था लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। ऑस्कर अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? मैम ये भी मूवीज़ के लिए दिए जाते हैं। और इसका स्टार्ट कब से हुई है? इसका ओरिजिन क्या है ऑस्कर का? मैम एग्जैक्ट डेट मुझे रिकॉल नहीं है।
ठीक है, ऑस्कर नाम क्यों दिया गया है ये जानते हैं आप? आई एम सॉरी मैम, हो जाएगा। अच्छा, आप बुक्स पढ़ना भी पसंद करते हैं, बुक्स और नॉवेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैम नॉवेल्स आर सबसेट ऑफ बुक्स, बुक्स एक ब्रॉड टर्म्स है और नॉवेल्स बुक जो राइटिंग स्टाइल है उनका एक प्रकार है नॉवेल्स। एक बुक और एक नॉवेल का एग्जांपल दीजिए। मैम नॉवेल तो मैम फॉर एग्जांपल 1984 है जॉर्ज ऑरवेल की। बुक्स मैम कोई भी फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक को मैम कहा जा सकता है। एग्जांपल? मैम मैंने रिसेंटली ग्रोथ माइंडसेट पढ़ी थी कैरल डवेक की। ठीक है। अच्छा, सिडनी शेल्डन कौन है? आई एम सॉरी मैम, मुझे इसकी जानकारी नहीं। डैन ब्राउन के बारे में जानते हैं? मैम ये राइटर हैं और मैम इनकी बुक भी मूवीज़ भी बनी हुई है, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी एक लिस्ट इशू हुई है जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स की, जी मैम। उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? मैम इंडिया की 146 रैंक है 160 कंट्रीज़ में। इंडिया ऊपर गया है नीचे गया है लिस्ट? मैम नीचे आया है। इसका रीज़न क्या है? मैम रिपोर्ट के अनुसार मैम जो इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट है उसमें इंडिया काफ़ी लैग करता है दूसरी कंट्रीज़ के कंपेयर। क्या कुछ करंट सिनेरियोज इसको अफेक्ट कर रहे हैं? मैम मैं अनुमान लगा सकता हूँ मैं भी कोरोना की वजह से रिपोर्ट रैंकिंग नीचे जा सकती है। तो कोरोना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रैंकिंग इन्फ्लुएंस हुई है? मैम कोरोना में रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड ग्रुप है वो वुमेन का था। सबसे ज़्यादा बैक टू पॉवर्टी में भी यही ग्रुप था। क्या डोमेस्टिक वायलेंस इस टाइप की कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड हैं? जी मैम, कोरोना के और लॉकडाउन के समय डोमेस्टिक वायलेंस के इंस्टेंस भी काफ़ी बढ़े थे मैम। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैम। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप सर को बता रहे थे आपकी स्ट्रेंथ्स में कि आप क्विक लर्नर हैं एंड आपने ये भी मेंशन करा है कि आप एविड लर्नर हैं। तो मुझे बताइए कि अभी तक के इंटरव्यू जो आपका बीत चुका है, इससे आपने अभी क्या सीख लिए? मैम एक तो मुझे नागौर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है मैम, ये मुझे लगता है मैम ये लेसन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एल नीनो क्या होता है? मैम एल नीनो एक ईस्टर्न सदर्न पैसिफिक में जब वहाँ की जो मैम वहाँ की जो वार्म पेरू करंट है उसको जब कोल्ड करंट रिप्लेस करती है तो वहाँ पे ये वेदर फिनोमेना बनता है और उसका प्रभाव इंडियन मानसून पे भी पड़ता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये? मैम ये वेदर फिनोमेना है और इसका पूरे ग्लोबल वेदर और क्लाइमेट पे इसका इम्पैक्ट है। थैंक यू। ओके, आपने अभी मैम को कहा कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इस इंडेक्स में भारत की रैंक गिरी होगी। क्या इसके जो 4 आधार हैं उसमें कहीं डोमेस्टिक वायलेंस या इससे संबंधित कोई एस्पेक्ट है क्या? सर 4 आधार में तो नहीं है, लेकिन इनके सब तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर। जेंडर इनइक्वालिटी गैप इंडेक्स के 4 आधार तो एक भी ऐसा नहीं है जिसमें ये बात हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समानता और राजनीतिक जो बातें हैं वो ही उसके आधार हैं। और महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में तो अच्छी स्थिति है भारत की। सर मुझे लगता है सर डोमेस्टिक वायलेंस है वो इनडायरेक्टली उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, शिक्षा और स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, इवन नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मे बी डायरेक्ट कोई पिलर। आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा था? किस कारण से उसको भारत की रैंक नीचे आई है? नो सर, मैंने सिर्फ वो रैंकिंग देखी थी। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।